अब आज जो हम चर्चा करेंगे न्याय और वैशेषिक न्याय। एक तो जिसको आप जस्टिस वगैरह कहते हैं, न्याय करना, जस्टिस सिस्टम। पर यहाँ न्याय दर्शन में जो न्याय है वो एक टर्मिनोलॉजी है, पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है लॉजिक, एनालिटिक मेथड या सिस्टम या रूल। किसी भी चीज को एक प्रॉपर लॉजिकल वे में एनालाइज करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को न्याय कहा जाता है। न्याय दर्शन का फोकस भी, एरिया भी यही है, लॉजिक, रीजनिंग। तो पूरे सनातन धर्म के शास्त्र परंपरा में लॉजिक्स को एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज वे में एस्टैब्लिश करने की क्रेडिट किसी को जाता है तो इसी न्याय दर्शन को जाता है। न्याय दर्शन की क्या मानता क्या है कि मनुष्य जो है वो सफर करता है दो चीजों से, या तो रॉन्ग नोशन, गलत ज्ञान, या इग्नोरेंस। ध्यान दीजिए, इग्नोरेंस मतलब आप कुछ नहीं जानते तो भी आप सफर करते हैं, आधा अधूरा जानते हैं या गलत तरीके से जानते हैं तो भी सफर करेंगे। और दुनिया में देखा जाता है जो आधा अधूरा या गलत जानते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं न जानने वालों से। तो इसीलिए हमारी लाइफ जब रॉन्ग नोशन, रॉन्ग नॉलेज या इग्नोरेंस, दो पर हमारा एक्टिविटीज हो तो हम दुखी होते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? राइट नॉलेज, सही ज्ञान होने पर ही आपको दुखों से मुक्ति मिलेगी या लिबरेशन मिलेगा। तो सही ज्ञान को कैसे जाना जाए, सही ज्ञान क्या है वो अलग चीज है। न्याय दर्शन का फोकस पॉइंट है सही ज्ञान कैसे पाया जाए, हाउ टू गेट द राइट नॉलेज। क्या मेथड से, क्या मीन्स है, जिसको न्याय दर्शन में प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का मतलब होता है रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज, किसी चीज को जानने का जो क्या सबसे बेस्ट, अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट तरीका है, इन चीजों पर डिस्कशन होता है। तो रिलायबल जो जो सोर्स है या रिलायबल मीन्स है, वो जब तक आपका कंफर्म नहीं होगा तो आपका कोई भी ज्ञान परफेक्ट नहीं होगा। अब परफेक्ट ज्ञान के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और परफेक्ट ज्ञान पाने का तरीका है कि परफेक्ट सोर्स और परफेक्ट मीन्स हो। फॉल्स नॉलेज दो तरह का है, ये सिर्फ अज्ञान या अल्प ज्ञान नहीं, मतलब इग्नोरेंस और हाफ और रॉन्ग नॉलेज नहीं, डिल्यूजन भी है, मोह भी। तो मोह और अज्ञान, और अज्ञान में दो तरीके होंगे, एक तो एब्सोल्यूट इग्नोरेंस, बिल्कुल नहीं जानना, दूसरा अधकचरा जानना या जो उल्टा पुल्टा जानना। तो इसीलिए न्याय दर्शन का फोकस है हर चीज का एक एनालिटिकल स्टडी करना जरूरी है, उसके लिए डिबेट जरूरी है, उसके लिए डिस्कशन जरूरी है, उसके लिए आर्गुमेंट जरूरी है। समझ में आता है? न्याय दर्शन का फोकस है डिबेट, डिस्कशन, आर्गुमेंट। तो इसीलिए न्याय दर्शन ने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए। डिबेट कैसे किया जाए, किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना है तो कैसे किया जाए, लोग किस किस तरीके से डिबेट करते हैं, उनमें क्या तरीका सही है, क्या गलत है, आदि आदि पर डिटेल में डिस्कशन। इसीलिए न्याय दर्शन का जो फोकस, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्याय दर्शन यही चीज डिस्कस करता है, फोकस एरिया एपिस्टोमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा, कैसे ज्ञान को जाना जाए। न्याय दर्शन का मानना है जो करेक्ट नॉलेज जो हम कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं यथार्थ ज्ञान, मतलब एक्यूरेट, अप्रोप्रिएट, जो जैसा है उसको वैसा ही जान। ये जो करेक्ट नॉलेज है वो सिर्फ किसी भी चीज के बारे में सिंपल या एक रिफ्लेक्सिव नॉलेज नहीं, एक्शन, उसकी पीछे जो मोटिव्स, ये सबको डीपली जा करके जानना ही रियल ज्ञान है। न कि सुपरफिशियली जान लिया
या जो मेरे मन में जिस तरह किसी चीज को देखने के बाद जो ओपिनियन बना, वो जैसे कि हम और आप नॉर्मली जज करते हैं या अपना ओपिनियन बनाते हैं, न्याय दर्शन इन ज्ञानों को तो ज्ञान ही नहीं मानता। तो वो क्या कहता है, जो चीजें आपने जाना, कहीं से भी जाना, शब्द प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, मतलब बुक पढ़ के, सुन के, जैसे भी आपने जाना, वो सिर्फ ज्ञान का सरफेस लेवल है, किसी भी रूप से जाना। अनुव्यवसाय बहुत जरूरी है, ये न्याय का टर्मिनोलॉजी है। क्रॉस एग्जामिनेशन, जब तक आप उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते तब तक आप इसको मानना नहीं, बोलना तो दूर की बात है, मानना भी नहीं, जब तक आप उसकी कितने भी बढ़िया तरीके से वो ज्ञान आया हुआ हो, कितने भी आपको लगे अप्रोप्रिएट है, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके अपोनेंट का क्या थॉट हो सकता है, उसको बिना सोचे जाने आप सही ज्ञान नहीं पा सकते। अब आते, हमने आपको बताया हमारा जो सीक्वेंस है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, कौन कितने प्रमाण मानते हैं। चारवाक 1 प्रमाण मानते थे, बौद्ध 2 प्रमाण मानते थे, जैन 3 प्रमाण मानते थे, न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष सेंसुअल जो ज्ञान आपको इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस और माइंड के कनेक्शन के द्वारा मिलता है। अनुमान, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप जब एस्टैब्लिश हो जाए, उसके बेस पर जो आप एक को देख करके दूसरे को इन्फर करते हैं। शब्द, वर्ड टेस्टिमोनी, मतलब ये आपने पढ़ा है, जो रिलायबल पर्सन या रिलायबल बुक को आप रेफर करते हैं। एक चौथा जो नया दर्शन मानता है ज्ञान के सोर्स के रूप में, उपमान, मतलब जो कंपैरिजन या एनालॉजी। मनुष्य अपनी डे टू डे लाइफ में एनालॉजी या कंपैरिजन के थ्रू भी ज्ञान पाने की कोशिश करता है। जैसे कि आप मीडिया के डिबेट में देखते हो, है ना, मीडिया में भी डिबेट बहुत होता है। आप सपोज अमेरिका में रहते हैं, आपकी प्रेसिडेंट को आप डिफाइन करते हो, सही है, गलत है, क्या क्या है, उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए या समझाने के लिए आप किसी पुराने प्रेसिडेंट या किसी दूसरे देश के नेता से उसको कंपेयर करते हो। जैसे भारत में बड़ी इजीली कंपेयर करते हैं, ये हिटलर जैसा है ना, ये फैसिस्ट, ये नेपोलियन, वो उसके जैसा है, क्या कहते हैं वो दूसरे इटाली का जो थे, मुसोलिनी की टाइप का है। तो बात बात पर वहां हिटलर मुसोलिनी की बात चलती। तो हिटलर सुनते ही आप उस व्यक्ति के एक पर्सनालिटी को समझने लग जाते हो ना। अब जब जब कोई किसी भी रिलीजन का व्यक्ति जब बहुत ज्यादा फेनेटिक होता है तो हम कहते हैं ये तो तालिबान जैसा हो गया। तो ऐसा हम डे टू डे लाइफ में भी व्यवहार करते हैं ज्ञान को जानने के लिए। और स्पिरिचुअलिटी में भी कभी कभी जो बहुत सटल या सूक्ष्म चीजें जिनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, वहां हम ये जो सिमिलरिटी या जिसको आप कहते हैं कंपैरिजन का भी सहारा लेते हैं। और आप सब तो उपनिषद क्लास में आते हो, आपने देखा होगा कितने सारे इस तरह के कंपैरिजन हुआ है जिसके कारण आप कंफ्यूज होते थे। तो मैं आपको समझाता था वो कंपैरिजन 100% मान लीजिए, अगर कहीं कहा चांद जैसा सुंदर मुंह है तो इसका फिर आप कुछ वो पूछोगे तो चांद में तो पत्थर है, पहाड़ है, तो इसके मुंह में पहाड़ पत्थर क्यों नहीं। तो कंपैरिजन की भी एक रूल और रेगुलेशन है। हर प्रमाण का न्याय दर्शन में जो रिलायबल सोर्स है उसको उन्होंने डिफाइन किया। प्रत्यक्ष मतलब क्या क्या नहीं। अब जैसे प्रत्यक्ष कुछ भी आंखों से देखा, कान से सुना सच नहीं है। न्याय दर्शन कहता है हर कोई सच नहीं है। आपकी इंद्रियों में गड़बड़ी हो सकती है, हो सकता है आपके आंखों में प्रॉब्लम हो, आपके कान में प्रॉब्लम हो सकता है आपकी थॉट, आप जब किसी चीज को देख रहे थे आपके माइंड में और कोई विचार चल रहा हो, आपने जैसा है वैसा नहीं देखा। हो सकता है इंटेलेक्चुअली आप सही नहीं है,
या आप डिल्यूजन में है, तो बहुत सारे कारण है प्रत्यक्ष गलत होने के लिए। तो हर प्रत्यक्ष इंद्रियों से देखा गया ज्ञान सही नहीं, ये हमारे आपके लिए भी है। कोई भी चीज आंख से देखा, कान से सुना, इट्स नॉट 100% ट्रूथ। तो कोई भी वो इन्फरेंस हो, प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, शब्द हो, नथिंग इज एब्सोल्यूट। न्याय के दर्शन के सिद्धांत, हर चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिन करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी बात समझ में आएगी। चलिए अब हम आते हैं, जिस दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं उनके आचार्य के बारे में तो बात की नहीं, जो इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक को उन्होंने शुरुआत की। तो न्याय दर्शन का जो पहला ग्रंथ है, जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक, वो है न्याय सूत्र। और न्याय सूत्र, सूत्र मतलब जो बहुत कंडेंस्ड वे में लिखा जाता है, तो हमारे सारे दर्शन शास्त्र बहुत कंडेंस्ड वे में लिखे गए हैं। और न्याय सूत्र के जो ऑथर हैं, लेखक, उनका नाम है गौतम। अब गौतम सुनते ही बहुत सारे गौतम है, गौतम बुद्ध भी हैं बौद्ध धर्म के। एक गौतम वो भी हैं जो रामायण में आप पढ़ते हैं, अहल्या के पति थे गौतम। पर ये उनमें से कोई ना, ये बौद्ध धर्म के फाउंडर गौतम है, ना ये अहल्या के पति गौतम है। इनके लिए जो एक एडजेक्टिव मिलती है, अक्षपाद गौतम। जैसे वादरायण व्यास, व्यास बहुत हैं तो उनके एक एडजेक्टिव मिला वादरायण। उनकी टाइम पीरियड जो बताया जा रहा है, डेफिनेटली ये वेस्टर्न स्कॉलर्स की ही सारा वो है। इंडियन स्कॉलर तो वेस्टर्न स्कॉलर्स की नकल करते हैं। तो वो माना जाता है 600 बीसी से 200 बीसी, 200 सी तक, मतलब कम से कम 800 साल का गैप। 800 साल का गैप इसलिए, कोई कहता है 600 बीसी, कोई कहता है 300 बीसी, कोई कहता है 100 बीसी, कोई कहता है 100 सी। तो जो भी हो, तो उसी बीच में, क्योंकि पुराने जो जो ऋषि मुनि आचार्य हैं, अपने बौद्ध दर्शन में भी देखा, जैन में भी देखा, आपके सनातन धर्म में भी ये प्रॉब्लम तो है। तो न्याय सूत्र के जो सबसे पहले भाष्यकार हैं वात्स्यायन, वो वात्स्यायन अलग है। जो जिन्होंने काम सूत्र लिखा वो बिल्कुल अलग है, अलग है। हमारे यहाँ एक ही नाम पर बहुत लोग मिलते हैं, और ये नेचुरल है। हमारे यहाँ क्या, दुनिया में सब जगह मिलेंगे। सपोज मेरे नाम सूर्य नारायण, आप गूगल करेंगे, कम से कम 2 लाख से ज्यादा सूर्य नारायण मिलेंगे, मोर देन 200,000। और पिछले 2000 साल में काउंट करें तो कितने मिलियंस के सूर्य नारायण मिलेंगे। तो एक नाम से बहुत लोग हो सकते हैं, एक ही पीरियड में हो सकते हैं, अलग अलग पीरियड में हो सकते हैं। उसके बाद जो आए आचार्य उदयन, फिर उसके बाद तो बहुत सारे आचार्य आए। वात्स्यायन जो सबसे पहला भाष्यकार है, उनकी टाइम पीरियड 200 बीसी माना जाता है। तो अगर भाष्यकार इंटरप्रिटर का टाइम पीरियड 200 बीसी है, तो डेफिनेटली जो गौतम होंगे वो उससे पहले के होंगे। न्याय दर्शन का मानना है, अगर आप संसार को, हम सब कुछ, एवरीथिंग समझना है, तो उसको उन्होंने 16 तरीके से क्लासिफाई किया। 16 पदार्थ, सारे संसार को 16 कैटेगरीज में डिवाइड किया। बोले 16 पदार्थों का सही सही ज्ञान आपको हो जाए, तभी आपको रियल ज्ञान होगा। तो 16 पदार्थ में पहला चीज है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है, अभी आपने सुना, मीन्स ऑफ राइट नॉलेज, किसी भी चीज को जानने का सही सही मीन्स। और न्याय दर्शन इसी प्रमाण पर ही 60-70% स्पेंड किया है अपना एरिया। तो न्याय दर्शन का जो फोकस एरिया है ये। तो मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। 4 तरह के प्रमाण आपने जाना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, वो ठीक है। उसके बाद आता प्रमेय। प्रमेय का अर्थ होता है जो जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैलिड नॉलेज, जो ज्ञान आप करेंगे, किसका करेंगे, जिसका ज्ञान करेंगे वो प्रमेय है। और वो कहते हैं 12 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज हैं।
ज्ञान के 12 लक्ष्य हैं। आत्मा ये क्या है? नहीं है। शरीर, बॉडी, इंद्रियां, सेंसेस, अर्थ जो प्रयोजन है, रूप रस गंध स्पर्श जो 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंसेस है, बुद्धि, विजडम, माइंड, मन, प्रवृत्ति जो फिजिकली, मेंटल एंड ओरली जो कुछ भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो प्रवृत्ति हैं। फिर दोष, 3 तरह के दोष हैं जिनके कारण आप गलत काम करते हैं। वो कौन है? राग, द्वेष और मोह, है ना। राग समझते हैं अटैचमेंट, द्वेष अवर्सन, मोह मतलब डिल्यूजन। प्रत्यभाव, मरने के बाद क्या होता है? कुछ होता है कि नहीं होता है, मतलब परजन्म, द नेक्स्ट लाइफ, ये वगैरह, ये प्रत्यभाव। फल, जो आप एक्टिविटीज करते हैं मेंटल, फिजिकल एंड ओरल, उनका रिजल्ट के जिस तरह मिलता है, सुख दुख आदि के रूप में जो मिलता है वो रिजल्ट। दुख, ये दुख क्या चीज है, क्यों होता है? फिर अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मुक्ति, कैसे वो दुख से छुटकारा पाया जाए। और न्याय दर्शन में दुखों को भी 21 तरह से क्लासिफाई किया गया, 21 टाइप्स ऑफ दुखास, और वो 21 तरह के दुखों से कैसे मुक्ति पाई जाए। तो ये सारे प्रमेय के टॉपिक हैं। प्रमेय समझते हैं, जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नॉलेज। तीसरा, कितने पदार्थ न्याय दर्शन में बताया जानना जरूरी है? 16। तो फर्स्ट है प्रमाण, जानने की तरीका। दूसरा बताया प्रमेय, क्या जानी। तीसरा संशय, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, न्याय दर्शन की टॉपिक बड़े अनोखा होगा। संशय मतलब जो डाउट्स होते हैं। डाउट का मतलब एरर नहीं, ध्यान रखिए। डाउट का मतलब इग्नोरेंस नहीं। अज्ञान अलग चीज है, गलत ज्ञान अलग चीज है। जो अनसर्टनिटी है वो है संशय। अनसर्टनिटी आती कहां से? जब कंफ्लिक्टिंग पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई दे, मतलब आप किसी चीज को समझते समय आपको उसकी काउंटर आर्गुमेंट भी मिल जाए, तो ना ये कंफ्लिक्ट आ गया इसमें। यही है आपकी डाउट। ये क्यों होता है? इनकम्प्लीट या इनकॉन्सिस्टेंट इंफॉर्मेशन से आपके पास अगर डाउट है, ये इसीलिए नहीं कि आप मूर्ख हैं, ध्यान रखिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछने वाला मूर्ख नहीं होता है, ज्ञानी होता है। मूर्ख नहीं पूछता सवाल। डाउट का ये भी अर्थ नहीं है कि आप गलत जानते हैं। डाउट का सिर्फ इतना अर्थ है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो या तो इनकम्प्लीट है, या वो इनकॉन्सिस्टेंट है, या आपके पास 2 इंफॉर्मेशन है जो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हैं, इसलिए आपको डाउट होता है। जब आप डिस्कस कर रहे हैं, वो गुरु शिष्य डिस्कस करे, 2 साइंटिस्ट बढ़ के डिस्कस करे, 2 ऋषि बैठ के डिस्कस करे, तो डिस्कशन के कुछ पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स में पहला क्या है? संशय होना चाहिए। बात समझ में आती है? संशय होना चाहिए, देयर शुड बी ए डाउट। सारा उपनिषद किसके बेस पर है? डाउट्स के बेस पर। नचिकेता क्या पूछता है कठोपनिषद में? अस्तित्व के नास्तित्व परे। डाउट हो गया ना। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। आप बताइए क्या सच है झूठ है? बिना डाउट के ज्ञान आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये साइंस कैसे डेवलप हुआ? डाउट्स क्रिएट होते हैं, इग्नोरेंस नहीं, डाउट्स। देन प्रयोजन, जो व्यक्ति काम कर रहा होता है क्यों कर रहा होता है, उसकी जो पर्पस है। दृष्टांत, एग्जाम्पल्स। जब डिस्कशन का एक पार्ट होता है दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल्स। कौन एक्यूरेट एग्जाम्पल होगा? जहां वादी और प्रतिवादी, मतलब पक्ष और विपक्ष। पक्ष विपक्ष समझते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मतलब जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, जब दोनों उस एग्जाम्पल पर एग्री करें वही एग्जाम्पल वैलिड होगा, नहीं तो नहीं। सिद्धांत, जो डिस्कशन या चर्चा चल रही है
उसकी जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन कैसे होगा? वो प्रमाणों के द्वारा जब दोनों के डिस्कशन के बाद दोनों एक टॉपिक पर एग्री करे तो वो जो बनेगा वो डॉक्ट्राइन या सिद्धांत बनेगा। आप कहेंगे दोनों अगर म्यूचुअल, चलो एक ने सरेंडर कर दिया एक ने मान लिया, नहीं, या एक कभी मानेगा ही नहीं। डिबेट के एक पर्टिकुलर रूल्स हैं, पैरामीटर से, उसमें एक को या तो हारना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई चलो क्या फर्क पड़ता है, चलो भाई खाते हैं। जैसे आप लोग या ज्यादातर लोग कहते हैं क्या रखा है डिबेट में, तू जो बोले सही, मैं जो बोला सही, नहीं। न्याय दर्शन फिर साइंस का भी बनता ही नहीं, साइंस का ही बनता ही नहीं अगर हर कोई कहे कि तू भी सही मैं भी सही। देन अवयवाज मतलब जो इन्फ्रेंस है, उस इन्फ्रेंस के पांच तरह के उसकी सेंटेंसेस होते हैं। प्रतिज्ञा मतलब प्रोपोजिशन, एक लॉजिकल स्टेटमेंट जिसको आपने रखा, जिसको प्रूव करना है। फिर हेतु, देन यू हैव टू पुट द रीजंस, आप उसके लिए कारण रखेंगे। फिर कारण रखने के लिए आप कुछ मेटाफोर्स या कुछ एग्जाम्पल्स भी साथ में देंगे। वो एग्जाम्पल भी यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब एवरीवन शुड एग्री ऑन दैट। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप दो साथी जा रहे हो, एक साथी ने बोला कि देखो पहाड़ में आग लगा है, देयर इज फायर इन द माउंटेन। दूसरे साथी ने बोला तुम्हें कैसे पता चला, आग तो दिख नहीं रहा है। धुआं दिख रहा है। वो धुआं दिख रहा है, तो धुआं देखने से आग कैसे हुआ? फिर वो एग्जाम्पल देगा यूनिवर्सल, क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है। wherever there is a smoke the fire is there। वो एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल भी यूनिवर्सल होना चाहिए। तो भाई देखो आपकी रसोई में, किचन में या ऐसे जगह आपने कुछ एग्जाम्पल दिया जहां दोनों एग्री करते हैं। आप कहेंगे रसोई में तो आजकल जी हम गैस में रसोई करते हैं, तो वहां तो धुआं नहीं है, आग है, धुआं नहीं है। उन्होंने कहा स्मोक अगर है तो आग है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आग होने पर धुआं है। तो आग होने पर धुआं होना इज ए एरर ऑफ कॉज, बिकॉज इट्स नॉट यूनिवर्सल। धुआं होने पर आग होना अद्रेंधन। अगर फ्यूल में कुछ खराबी हो, आप कोयला जलाइए, कोल जलाइए, वुड्स जलाइए, अगर वो पानी हो या कुछ ऐसा हो गलत तरीके से जला रहे हो तो धुआं होगा। फिर जब दोस्त को आपने बताया, दोस्त भी एग्री करता है हाँ ऐसा होता है, फिर कंक्लूजन होगा तो यहां भी धुआं है तो मतलब यहां भी आग होगा। वो जो कंक्लूजन है उसको कहते हैं निगमन। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं किसी अनुमान या इन्फरेंस को, इन्फरेंशियल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। फिर अगला आता है तर्क, हाइपोथेटिकल रीजनिंग। आप किसी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ आप लॉजिक्स या कुछ आर्गुमेंट्स रखते हैं, उसको कहते हैं तर्क। निर्णय, जो जो नाइन्थ जो पदार्थ है, निर्णय का मतलब सेटलमेंट या रेजुलेशन। ये तो हो गया जो फंडामेंटली हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए जब वो आपस में बातचीत या डिस्कशन करते हैं। पर इसमें भी कुछ गड़बड़ियां भी लोग करते हैं। डिबेट के बहुत सारे तरीके हैं, वो समझिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। वाद, वाद का मतलब सिंपल डिस्कशन, जहां एक दूसरे से डिबेट या डिस्कशन होता है बेस्ड ऑन लॉजिक्स आर्गुमेंट्स। अपनी बात को रखते हैं, दूसरे की बात को खंडन करते हैं, खंडन मतलब उसकी बात को डिनाई करते हैं विथ प्रॉपर रीजनिंग एंड लॉजिक एंड एग्जांपल्स। इसको कहते हैं वाद, इस वन टाइप ऑफ आर्गुमेंट। सेकंड कहता है जल्प, रैंगलिंग, जहां दोनों पार्टी आर्ग्यू करते हैं बिना कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो किए,
अपनी बात को एस्टैब्लिश करते जाते हैं, पर दूसरे की क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, दूसरे की पॉइंट को काट भी नहीं रहे हैं, दूसरे को आंसर भी नहीं दे रहे हैं, बस अपनी बात को एस्टैब्लिश करते जाते हैं। और उसके लिए वो कोई भी अनजस्टिफाइबल आर्गुमेंट दे देते हैं, जो गलत रीजनिंग देते हैं उसको इतनी कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं, कभी कभी जोर जोर से चिल्ला के, झगड़ा करके या डिस्प्यूट क्रिएट करके आर्ग्यू करते हैं, उसको कहते हैं जल्प। इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है कहाँ ज्यादा मिलता है? अब आजकल आप रोज देखते हैं शाम को आपकी टीवी डिबेट्स में जब पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन्स बैठे होते हैं, या वो जर्नलिस्ट, आजकल तो सारे जर्नलिस्ट ही बिके हुए होते हैं 90%, वो जर्नलिस्ट जो किसी पर्टिकुलर पार्टी का हिडन एजेंट होते हैं, तो वो जब आर्ग्यू करते हैं इसी तरह का उजुल फुजुल के आर्गुमेंट देंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, दूसरे का आंसर नहीं देंगे वगैरह वगैरह, इसको कहते हैं जल्प। तीसरा, इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप के आर्गुमेंट है, उसको कहते हैं वितंडा, जिसमें जो अपोनेंट है, प्रतिवादी, वो अपनी बात को एस्टेब्लिश करना नहीं करता, उसका एक ही काम है सामने वाले का हर कुछ भी बोले उसका खंडन करो, उसको रिफ्यूट करो, अपने तरफ से कुछ नहीं बोलना। आप बोलोगे जी अभी दिन है, वो 50 तर्क देगा दिन नहीं है, पर वो ये नहीं कहेगा तो फिर आप क्या मानते हो? वो नहीं कहने वाला। इस तरह के आर्गुमेंट में ज्यादातर लोग ऑफेंसिव होते हैं, वो सिर्फ अटैक करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ की कोई बात को एस्टैब्लिश करना। 13वां पॉइंट, हेत्वाभास, थ्योरी ऑफ एरर्स। जब आप रीजनिंग देते हैं, ज्यादातर लोग या बहुत सारे लोग, वो रीजनिंग बड़ा फ्लॉफुल होता है, बहुत उसमें एरर्स भी होते हैं, पर सुपरफिशियली लगता है कि सही है, सही ये तो बिल्कुल बढ़िया बताया, पर थोड़ी सी दिमाग लगा के देखें कि उसमें बहुत सारा एरर होता है। उसको कहते हैं हेतु आभास। हेतु मतलब रीजन, आभास मतलब सिम्स लाइक, वो रीजन नहीं है, लगता है मानो रीजन है। इसको इसके लिए एक बड़ा ट्रेडिशनल एग्जाम्पल देते हैं। अभी जैसे बताया ना, जहां जहां धुआं वहां वहां आग है, तो किसने बोला नहीं ये बात सही नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं कनाडा में रहता हूं, वहां ठंड बहुत पड़ता है, जब मैं सुबह उठता हूं, मैं मुंह से मेरे धुआं निकलते हैं, मैं ऐसे करता हूँ। जो स्नो है उसमें से धुआं निकलते हैं, पानी में से धुआं निकलते हैं, वहां तो आग नहीं है। तो आप कहोगे कि नहीं वो धुआं जैसा दिखता है, ये जो वेपोरेशन हो रहा है, इट लुक्स लाइक स्मोक बट इट इज नॉट स्मोक। तो जो वेपोरेशन और जो स्मोक है, जो वाष्प और धुआं, वो एक जैसा दिखते हैं पर नहीं है। हमारी लाइफ में करोड़ों चीजें हैं जो दिखते बिल्कुल वैसा ही असली जैसा, पर वो होते नहीं है। और दूसरी चीज है, कोई आर्गुमेंट या कोई रीजनिंग जब हम बात करते हैं, कोई कारण जब कॉन्ट्राडिक्टरी हो, या उसको प्रूफ ना किया जा सके, या ओवर जनरलाइज्ड वे में बता दिया जाए। ओवर जनरलाइज समझते हैं? मतलब अरे ये अमेरिकन तो सब ऐसे ही सारे के सारे वो जानवरों की तरह होते, खाते पीते मोटे होते हैं, वो इंडिया वाले तो सब भीखमंगे होते हैं, गरीब होते हैं, तो चाइना वाले तो बहुत क्रूएल होते हैं। वो ओवर जनरलाइज स्टेटमेंट जो होता है, क्योंकि वहां कुछ लोग ऐसा दिखते हैं, जैसे अमेरिका में ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, पर आपने ओवर जनरलाइज करके कह दिया कि सारे अमेरिकन तो बहुत खाते पीते मोटे ही होते हैं। इंडिया में गरीबी बहुत है, पर आपने जनरलाइज करके बोल दिया कि सारे इंडियन भिखमंगे गरीब होते हैं। बात समझ में आती है? तो ये लॉजिक ने, ये प्रॉपर
लॉजिक वो है, कारण नहीं है, ये कारण जैसा दिखते हैं। ऐसे न्याय दर्शन में बहुत तरीके से डिटेल में समझाया गया कौन सा रीजन या कारण एक्यूरेट है, कौन सा नहीं है। हेतुवाद समझ में आया। अगला है छल। छल क्या होता है? एक गुरु या एक डिस्कशन करने वाला व्यक्ति या स्कॉलर जब कोई बात डिस्कस या डिबेट करता है, वो शब्दों को मैनिपुलेट करता है, बातों को मैनिपुलेट कर रखता है, आपके ही बातों को आपके सामने जबरदस्ती कहता है, आपने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा, आपकी वर्ड मीनिंग को भी आपके सामने चेंज कर देता है। शास्त्रों के, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स को, सेंटेंस को लोग मैनिपुलेट करते हैं, करके आर्ग्यू करते हैं कोर्ट में। इसको कहते हैं छल। जाति। जाति भी एक टाइप की डिबेट है। अब जाति से वो है ना, कुम्हार, ब्राह्मण, राजपूत जाति नहीं, तो जाति न्याय दर्शन में वन टाइप ऑफ डिबेट है। उसमें क्या होता है? फॉल्स एनालॉजी या झूठे एग्जाम्पल या सिमिलैरिटीज दिखा करके अपनी बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करना। किसी ने बोला कि ये जो साउंड है वो इटर्नल नहीं है, क्योंकि वो घड़े की तरह, जैसे घड़ा एक कार्य है, इफेक्ट है, तो साउंड भी इफेक्ट है, और जो इफेक्ट या कार्य होता है वो इटर्नल नहीं। घड़ा और साउंड में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। घड़ा मिट्टी, पानी वगैरह से बनता है, एंड देयर इज नथिंग टू प्रूव वर्ड की क्या क्या कॉम्बिनेशंस है, साउंड किससे बनता है। बात खत्म नहीं हुई। दूसरे ने बोला नहीं नहीं, ध्वनि इटर्नल है, जैसे आकाश स्पिरिचुअल होता है। अब स्पेस स्पिरिचुअल है, कोई जैसे पागल अधपगल लोग बात करते हैं। ये सब चीजें आपको मिलेगा आज के जमाने में, पॉलिटिकल और रिलीजियस डिस्कशन में बहुत इस तरह के आपको मिलेंगे। 16th है वह निग्रह स्थान। निग्रह स्थान मतलब पॉइंट ऑफ डिफीट। एक ऐसा ग्राउंड जिस ग्राउंड पर आप डिफीट करते हैं, मतलब आपकी बातें कट जाती हैं। उसमें बहुत सारे कारण है, बेसिकली दो है, मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दूसरी, कोई अपने स्टेटमेंट को ठीक से नहीं समझ पाया। कभी कभी आप मीडिया में भी देखेंगे वो खुद ही बोल गया, और क्या बोला जब उसको काउंटर क्वेश्चन करते हैं वो हकबकाया। और दूसरा, या अपोनेंट की स्टेटमेंट को भी जब आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ये सारे पॉइंट्स होते हैं प्रूफ के कि आपकी समझ में कमी है। चलिए, अब समझ में आ रहा है न्याय दर्शन का टॉपिक क्या है। इन चीजों पर न्याय दर्शन सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। उसके अलावा डेफिनेटली जो आपको प्रमेय बताया, आत्मा, शरीर, इंद्रियां वगैरह वगैरह। ईश्वर, हम सनातन धर्म के दर्शन शास्त्र पर आ रहे हैं, और पहला दर्शन है चार्वाक में ईश्वर आत्मा दोनों नहीं थे। बौद्धों में आत्मा है, पर वो बहुत फ्रेजाइल है, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन थिंग है, वो मोक्ष के समय डिसॉल्व हो जाता है। जैन दर्शन में आत्मा होती है, इटर्नल है, पर परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं। न्याय दर्शन में जब आते हैं तो ईश्वर है, आत्मा भी है, संसार भी है, और बड़े इंटरेस्टिंगली ईश्वर है इस बात को लॉजिकली प्रूव करने के लिए किसी ने अटेम्प्ट किया है। लॉजिकली वेद, उपनिषद आगर में तो वो तो एक रियलाइजेशन बेस्ड पर है। वो न्याय दर्शन बहुत सारे पॉइंट्स दिया है कि ईश्वर है, तो क्या न्याय दर्शन का काम ही है लॉजिकली बात करना, तो वो कैसे बिना लॉजिकली बात रखेगा। तो न्याय दर्शन ये प्रूव करता है कि ईश्वर है। क्यों है? उसके अपने अपने कारण है। और ईश्वर क्या करता है? जो हम लोग बोलते हैं, सृष्टि करता है, क्रिएटर है, केयरटेकर है, डिस्ट्रॉयर है,
कर्मों का फल देने वाला है, आदि आदि। मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है, न्याय दर्शन मानता है, सारे सनातन धर्म तो मानेंगे 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष एब्सोल्यूट गोल है ह्यूमन बीइंग का, और वो कैसे मिलेगा? राइट नॉलेज के द्वारा। कंक्लूड करते हैं आगे जाकर के न्याय दर्शन, क्योंकि न्याय दर्शन का फोकस इस पर रहा, जो आर्गुमेंट, लॉजिक, इन्फरेंस, प्रमाण, इन पर रहा, तो जो मॉडर्न न्याय फिलोसोफर बने वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ये जो ईश्वर आत्मा वगैरह को छोड़ के बस इसी में ही लग गए, आर्गुमेंट और डिबेट की स्टाइल पर। तो उसके बाद एक नया तरह का न्याय दर्शन बना, उसको हम कहते हैं नव्य न्याय, जो कि 700-800 साल से ये बढ़ा, जिनका पहला आचार्य बने बिहार के, मिथिला के गंगेश उपाध्याय। तो नव्य न्याय क्या है? न्याय दर्शन तो एक होलिस्टिक फिलॉसफी है, प्रमाण और प्रमेय दोनों को लेकर चलता है। नव्य न्याय केवल प्रमाण, मतलब आर्गुमेंट, द रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज, इसको आधार फोकस बना करके खूब आर्गुमेंटेटिव वे में बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए। नव्य न्याय मतलब, इसका मतलब न्याय एक टाइम पीरियड के बाद 2 तरह से दिखने लगा। जो ओल्डन न्याय, प्राचीन न्याय, जो प्योरली एक होलिस्टिक दर्शन है, जिसमें दोनों नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज दोनों का स्थान था। आगे जाकर के नव्य न्याय में मीन्स ऑफ नॉलेज ज्यादा प्रोमिनेंट किया और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बहुत मिनिमम हो गए, वो नव्य न्याय। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो 2 तरह का है, वो बताना इसलिए जरूरी है। एक तो सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट के द्वारा जो ज्ञान प्रोसेस होता है वो प्रत्यक्ष। दूसरा, बिना इंद्रियों के द्वारा जो एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है वो प्रत्यक्ष का एक दूसरा रूप है, उसको कहते हैं अलौकिक। और जो सेंसेस के द्वारा होता है उसको कहते हैं लौकिक। और एक चीज बात करके मैं कंप्लीट करूंगा, आज न्याय दर्शन ही होगा, वैशेषिक तो नहीं हो पाएगा। इवन जो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण समझते हैं, वर्ड टेस्टिमोनी। आज के डेट में आप जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो जो कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया जाता है, रूल बुक को फॉलो किया जाता है। न्याय दर्शन का भी उस पर बहुत बड़ा थ्योरी है, कैसे किसी सेंटेंस को, सेंटेंस समझते हैं, जो शब्द प्रमाण होगा, आप, मैंने आपसे कुछ कहा, आप मेरी बात को, ये मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूं, जो प्रवचन में या क्लासेस में मैं बोलता हूं, उसके बाद जब लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं या डिस्कशन करते हैं, उनमें ऐसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैंने कहा ही नहीं। ध्यान रखिए, मैंने ना कहा ना मैं ऐसा कह भी सकता हूं, वो तब वो भी कहते हैं आपने जो ऐसा कहा उसका ऐसे 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 ऐसे, और मैं खुद ही शक पकाता हूँ, ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने सोचा भी नहीं, पर वो सुन लिया उन्होंने। और कभी कभी जो हम बोलते हैं लोग उसको किसी दूसरे सेंस में अर्थ निकालते हैं। जब हमारी आपकी ये प्रॉब्लम है, और आपके घर में भी पति पत्नी की झगड़े के भी ये बहुत बड़ा कारण ये भी है, मतलब पति कुछ बोले पत्नी कुछ और सुनाई दे, पत्नी कुछ बोले पति को कुछ और सुनाई दे, एक तो सुनाई कुछ दूसरा देता है, मतलब इंटरप्रिटेशन करना इट्स डिफरेंट थिंग। बड़े इंटरेस्टिंगली हम वो सुनते हैं जो जो स्पीकर ने बोला ही नहीं। खैर इसकी अपनी साइकोलॉजिकल, अरे वो कभी बाद में बताएंगे। इसी तरह ये हमारे आचार्यों को पता था, तो उन्होंने कहा ये जो वेद आदि शास्त्र है या कोई भी शास्त्र जिसको आप कोट करते हो या किसी विद्वान को, उस सेंटेंस का क्या एक्चुअल अर्थ है उसको भी आप एक प्रॉपर प्रोसीजर से ही फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने 4 थ्योरी दी, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य।
तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो थोड़ी हेवी है। तो कहने का भाव है न्याय दर्शन बहुत ही हर चीज को कैसे एनालिटिकल स्टडी किया जाए उस पर ज्यादा फोकस किया है। तो इसी के साथ मैं यहीं रखता हूं, अगर किसी को क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं, टाइम तो हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।